जी अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वेलकम टू आवर शो। और मैं स्टार्टिंग से पहले, इससे पहले कि हम अजहर की तरफ आ जाएं, मैं इंट्रो दे दूं। हमारे साथ जो मौजूद हैं आज अजहरुद्दीन भट्टी, एंड ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी अजहर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाए ना भाई। अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इंट्रोडक्शन, और साथ में जो है हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड किन किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं अपने इंट्रो पे आता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का ग्रेजुएट हूँ 2016 से। उसके बाद जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। उसके बाद से एक और कंपनी में मैं स्विच किया एंड्रॉयड पे। उसके बाद फिर मैं जावा पे मूव हो गया, पार्शियली मूव हुआ, फिर फुल टाइम मूव हो गया। अब मैं फुल टाइम बैक एंड जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट फर्म में। और ये 2017 जून से जर्नी है मेरी जो अभी तक चल रही है। आई गेस कि अब चलती ही रहेगी और अच्छी चलती रहेगी। बाकी जो है टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मैं एंड्रॉयड और जावा पे ही मैंने काम किया है। अभी माइक्रो सर्विसेज की तरफ मूव हो गया हूँ मैं। प्योर बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। सही है दर साहब। अच्छा, इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो बेसिकली ये है कि आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस हम ये देखना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे हैं इस वक्त एज अ इंटरव्यूअर, जो क्वेश्चंस होते रहते हैं। अच्छा जी, तो ये कॉल पे, इस कॉल को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आफ्टर 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इन द इंडस्ट्री, हम आपसे जो है कुछ सवालात करेंगे। एज अ डिस्कशन होगा और एज अ इंटरव्यू भी होगा ये, जिसको हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं, एक होती हैं डेफिनेशंस कि हम किताबी डेफिनेशंस को पढ़ के और इंटरव्यू में जाते हैं, एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सवालात, बेसिक सवालात जो हैं, जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। तो इनके हम दो अलग अलग से पार्ट्स भी बनाएंगे। तो आज इस पहले पार्ट के अंदर हम कुछ 10 12 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, और ये एक्चुअली डिस्कशन होगी जिससे हमें आइडिया मिल रहा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन के, अगर कोई एक फ्रेश इंटरव्यूअर आज ये इंटरव्यू देख रहा है तो उसके जहन में उस सवाल का क्या जवाब है, और हमारे पास आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास क्या उसका जवाब है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक चीज से, विच इज अ क्लास, के जावा के अंदर एक हम्म। क्लास क्या होती है और उसका काम क्या होता है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मैं बोलूँगा क्लास एक तरीके से कैटेगरी होती है। हम्म। अ, हम जो भी कोड लिखते हैं जावा में, उसकी जो है कैटेगरीज होती हैं। तो ये हम मतलब कि हमें कोई चीज एक्चुअल में बनानी है। सही है। अब हम क्या करते हैं, उसको कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। सही है, उसको बाइफिकेट करते हैं कि हम्म। ये जो है इसकी इसका सर हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसके टांगे हो गई, ये इसके पैर हो गए। तो मतलब हमने क्या किया कि इसके जो है ये क्लासेस बना ली। हम्म। अब ये क्लासेस के अंदर हम जो भी, अब सर में जो है हम कोई बॉडी का कोड नहीं करते। ओके। सर में जो है सर का पूरा कोड होगा। भाई हम्म। आंखें हो गई, ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हम्म। बॉडी के। हम्म। आंख, नाक, कान, मुंह। तो ये ऐसे ही बॉडी के हिसाब से बॉडी के एट्रीब्यूट्स आ गए। हम्म। तो मतलब एक क्लास बेसिकली एक जस्ट एक कैटेगरी है जिसके हम्म। फिर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उसमें फिर एट्रीब्यूट्स, मेथड्स वगैरह उसके फिर मतलब अंदर पूरा उसके कोड होता है। वो खुद एक जस्ट कैटेगरी होती ओके, मतलब लाइक इट्स अ ब्लूप्रिंट, और यू कैन से इट्स अ टेम्पलेट। ब्लूप्रिंट जो कहने का मकसद है वो ये है कि इसमें एक्चुअली जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं वो हम उस वक्त यूज़ नहीं कर रहे थे, वो उस वक्त हमारे काम की नहीं होती,
जब तक उस चीज़ का ऑब्जेक्ट ना बन जाए। सो इट्स लाइक बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम उसके इट्स लाइक अ कैटेगरी, और इट्स लाइक जैसे हम एट्रीब्यूट्स वगैरह मेथड्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक जगह पे रखने के लिए, ताकि हम बाद में उस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकें, राइट दिस राइट। बिल्कुल। ठीक हो गया अजहर साहब। अच्छा, दूसरा सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि व्हाट इज अ JVM? एक होती है किताबी डेफिनेशन, एक होती है जिस तरह हमने काम किया हुआ है फॉर द 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसमें JDK, JVM, और इसका तो ज़्यादा खैर प्रैक्टिकल काम इस तरह से नहीं होता कि JVM एक डेफिनेशन है एक्चुअली, वो आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम्म। थोड़ा सा इसको आप एलेबोरेट कैसे करेंगे कि व्हाट इज द JVM? अ, मैं बोलूँगा कि जेवीएम का आप कितना भी एक्सपीरियंस कर लें, लेकिन उसका जो है ना काम वही रहेगा। इसमें जस्ट आपको ये पता चलता है कि जो है ना ये, अच्छा यहाँ पर भी ऐसे ही का मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ जो है ना आपको जो भी थ्योरी होती है बेसिकली जस्ट क्लियर हो रही होती है। हम्म जैसे कि हम जावा में बेसिकली ये एक फीचर भी है कि जो है हम राइट वंस रन एवरीवेयर। हम्म तो जेवीएम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो हम किसी भी नियरली एवरी प्लेटफॉर्म पे हम जो है उसको चला सकते हैं। तो हमने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि भाई क्या ये विंडोज में इस तरह से काम कर रही है या इस तरह का आउटपुट दे रही है, तो ये मैक में इस तरह का दे रही होगी। नहीं, लेकिन मतलब थ्रू आउट प्लेटफॉर्म्स उसकी परफॉर्मेंस सेम ही रहती है। ये आपके मतलब एक कह सकते हैं कि सिर्फ कोड को वो करती है, लोड करके वेरीफाई करती है, और जो है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, हम्म इंटरप्रेट करती है पूरे कोड को। तो मतलब उसके फीचर्स तो वही रहते हैं, लेकिन हमें मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये होता है कि हम खुद जो है देखते हैं कि भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वाकई एक इसकी परफॉर्मेंस सेम ही है। सो इट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो भी जावा का जो भी क्लासेस और जो भी सारी चीज़ें लोड हो रही होंगी, वो JDK के अंदर जो हमारे पास वर्चुअल मशीन होती है JVM इंस्टॉल्ड, तो वो सब कुछ उस पे हो रहा होता है, उससे मतलब वो डील करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी है उसका, और बिल्कुल। हमारा जो कोड होता है वो उसी तरह कंपाइलिंग, उसी तरह रनिंग और उसी तरह इंटरप्रेट जो भी सब कुछ होता है, वो JVM के उस पे होता है, JVM के साथ हो रहा होता है, राइट। बिल्कुल, वो एक एज अ ब्रिज एक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। जैसे वो हमें आपको याद होगा जब हम फ्रेम्स वगैरह पे काम करते थे, तो वहाँ पर दो टाइप की क्लास थी, एक फ्रेम की क्लास थी, एक जे फ्रेम की क्लास थी। तो जो जे फ्रेम होता था तो वो जावा का फ्रेम होता था, तो वो चेंज नहीं होता था चाहे आप विंडोज़ पे चलाओ, लिनक्स पे या किसी पे भी। लेकिन जो हम्म। फ्रेम की प्रॉपर्टी होती थी वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से JVM उसको चेंज कर रहा होता था। तो बिल्कुल। ये काम के साथ साथ हमें एक आइडिया भी हो गया था कि वाकई जो जे फ्रेम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका जे फ्रेम का ही उसका एक ही टाइप रहती है, लेकिन आपका जो हम्म। फ्रेम है वो हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कलर्स एंड ऑल दी थिंग्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल तक अगर हम जाते हैं तो फिर ऐसे कोड्स भी हैं जो तो डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स को टारगेट कर रहे होते हैं या हम्म सेटिंग्स को टारगेट कर रहे होते हैं। हम्म तो वो डिफर कर सकता है, लेकिन जो है उसकी जेवीएम की खुद की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म सेम रहती हैं। राइट राइट। ठीक हो गया सर साहब। अच्छा, मुझे एक और बेसिक क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि इनहेरिटेंस जिसमें हमें हमेशा फंसाया जाता है इंटरव्यू के अंदर, सो हम्म। डू जावा सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट, जो कि C++ में हम देखते थे थोड़ा बहुत के मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता था।
तो जावा में आप उसको किस तरह देखते हैं प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस क्लासेस, concrete classes, abstract classes like this? अगर सिर्फ जावा की बात करें तो जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। Mm-hmm. एक इसका मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाता है इसमें कि क्यों सपोर्ट नहीं करती, वो एक डायमंड प्रॉब्लम, Hmm. जिसमें जो है अगर आप सिंपली एक क्लास मजीद दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही है, जिसमें एक ए मेथड एक एबीसी मेथड एक कॉल हो रहा है, मतलब एक डिफाइन हुआ हुआ है क्लास ए और बी में, क्लास सी दोनों को एक्सटेंड कर रही है। तो अगर क्लास सी में मैं उसको एबीसी मेथड को कॉल करूंगा तो जावा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है Mm-hmm. कि मैं कॉल किसको करूं, तो वो कौन सा वहीं है? पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। Mm-hmm. तो इस वजह से जो है जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। जावा का मेन फीचर ही यही है कि वो एक सिंपलर हो, मच सिंपलर हो, इजियर टू अंडरस्टैंड हो। तो मतलब जी। एक हम ह्यूमन माइंड में भी अगर सोचें कि एक चीज दो क्लासेस में, एक मेथड दो क्लासेस में बना हुआ है, हम दोनों को एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं और एक उसी मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज होगा मैं किसको कॉल करूँ। Mm-hmm. Exactly. तो जावा भी वर्ल्डली एग्जाम्पल से ही ली हुई है, पूरी उस वर्ल्डली एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करती है। तो अगर ह्यूमन माइंड भी प्रोसेस नहीं कर रहा तो कंपाइलर भी प्रोसेस नहीं करेगा, इसी Okay. वजह से। Good. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, वो जावा को उसको इंटरव्यूअर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, वो इंटरफेस वाला। तो वो आप वाली एग्जांपल मैं इंटरफेस, हाँ। कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि वो दोनों मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं, तो हमें वैसा ही ओवरराइड करना पड़ता है। तो लेट से अगर वही मेथड एब्स्ट्रैक्ट ए क्लास के अंदर भी है और बी क्लास के अंदर भी है, तो आप जब उसको ओवरराइड करोगे तो वो एक ही ओवरराइड होगा और एक ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगी। तो बिल्कुल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउ होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के बेहाव पे होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल इंटरफेसेस की कर सकते हैं। लेकिन जो आपने एग्जांपल दी वो बिल्कुल सही आती है कि अगर दोनों मेथड्स की फंक्शनलिटी अपनी अपनी है तो कॉल किसको करेगा जावा। सो इस वजह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को मल्टी आउट कर देते हैं जावा से, कि वो अलाउ नहीं होती। ऑलराइट। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन है जिसपे इंटरव्यूअर्स ज़्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो इस पे एक एक करके मतलब आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो तो मोस्टली हर किसी को पता ही होता है कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग होती क्या है, लेकिन इनके कुछ मेन रूल्स जिनके बगैर ये नहीं हो सकते। मतलब जैसे अब ओवर राइडिंग है तो उसमें मैं एक एग्जांपल दे दूं कि इनहेरिटेंस अगर ना हो तो वो ओवरराइडिंग हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह कुछ रूल्स ओवरलोडिंग के होने चाहिए और कुछ रूल्स ओवरराइडिंग पे। इस पे आप क्या शेयर करेंगे? ठीक है। जी अजहर साहब। जी, ओवरराइडिंग का तो जैसे आपने बता दिया कि उसमें इनहेरिटेंस मस्ट है। ओवरलोडिंग में जैसे वो बेसिकली सेम क्लास में ही होती है, सेम मेथड नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ। हम्म। जैसे आप क्वांटिटीज आर्ग्यूमेंट्स की चेंज कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स चेंज हो, लेकिन मतलब डिफरेंट हो, तो वो मेथड ओवरलोडिंग होती है। ओवरराइडिंग में तो आप डिफरेंट क्लास में सेम मेथड नेम सेम आर्ग्यूमेंट से करते हो। हम्म। ठीक हो गया। ये ग्राउंड रूल्स होते हैं दोनों। अच्छा, इसमें एक रूल जो मुझे याद आ रहा है वो मैं ऐड करता चलूँ कि ओवर राइडिंग में जो है ना, आप जब ओवर राइड उस मेथड को कर रहे हो तो उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, वो आप वाइड कर सकते हो। मतलब लेट से अगर ऊपर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है तो नीचे वाले में आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो, पब्लिक भी रख सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट से पब्लिक ज़्यादा वाइडर होता है। इसी तरह अगर आपने ऊपर प्रोटेक्टेड रखा हुआ है तो नीचे प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक तीनों आप रख सकते हो। मतलब जब आप ओवरराइड उसको कर रहे हो तो उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है जैसे पब्लिक होता है या जो भी इनिशियल हम रख रहे होते हैं, तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये भी, लेकिन ये एक ऑप्शनल रूल है,
मतलब ये उन रूल्स के अंदर आता है, आप चेंज करो या ना करो। हाँ, लेकिन इसमें एक मैंडेटरी रूल ये है कि आप उसका एक्सेस मॉडिफायर नैरो नहीं कर सकते। मतलब ऊपर अगर यूँ समझ लें डिफ़ॉल्ट है, तो आप नीचे उसको प्राइवेट करो या प्रोटेक्टेड करो, इस तरह नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी रूल है, लेकिन वो दूसरा वाला ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, तो आज के टॉपिक में इसको एक लास्ट क्वेश्चन के तौर पे रखते हैं। और इसमें थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब आप वर्किंग में होते हो तो इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारा दिन करने को मिलती है, चाहे वो आपके स्प्रिंग के क्लासेस हों, आप उनको यूँ समझ ले के इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हो और उनको एक्सटेंड भी कर रहे होते हो, और इसके अलावा आप चाइल्ड क्लासेस के साथ भी खेल रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं हम्म। एक्चुअल में। तो वैसे तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो है, एक कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट होता है कि भाई या दिस इज द पेरेंट क्लास, दिस इज द सब क्लास, और हो गया। लेकिन जब एक्चुअल में हम काम कर रहे होते हैं तो वो क्यों कर रहे होते हैं, क्या उनके यूज केसेस, क्या उनके यूजेजेस होते हैं, एक एक्चुअल लाइफ, एक एक्चुअल एक्सपीरियंस के मुताबिक आप कुछ शेयर करें इनहेरिटेंस से, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ऊप के अंदर, ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ सोच रहा हूँ। इनहेरिटेंस जो है एक एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बगैर आप जो है कोड कर ही नहीं सकते हो। इनहेरिटेंस जो भी आप डिफॉल्ट भी हेलो वर्ल्ड भी लिख रहे होते हो ना, उसमें भी इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है। तो इनहेरिट जो भी आप मतलब जितना आगे जाओगे आप, जितना लंबा आप कोड लिखोगे, आप फिर दो चीजों पे जाते हो, एक ऑप्टिमाइजेशन और एक रीडेबिलिटी कोड की तरफ। रीडेबिलिटी में भी जो है इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो है एक ऐसे कंटेनर्स, ऐसे पैकेजेस डिजाइन कर लो जिसमें जो है आपकी कोड डुप्लीकेशंस ना हो, कोड रीडेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो। कोई भी आजकल के दौर में कोड ऐसी चीज है जो कि आपको एक फर्म में हो आप, तो आपकी रिप्लेसमेंट लाजमी आपके साथ ही मौजूद होगी। हम्म। जो कि आप छुट्टी करते हो तो आपका वही काम करती है। तो उसको भी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। हम तो कॉलेज लाइफ में तो यही सोचते थे कि इफ इट्स हार्ड टू राइट इट शुड बी हार्ड टू अंडरस्टैंड एज वेल, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो है बहुत जरूरी है कि आप अगर उसके साथ आप कमेंट्स भी ऐड करते हो तो और अच्छी बात है कि भाई ये मैंने क्लास क्यों बनाई है, ये मेथड क्यों बनाया है। अच्छा, ये मेथड ये इन मल्टीपल कामों के लिए यूज होगा। ठीक है, इसमें जो है मुझे वही कमेंट से ही अंदाजा हो गया। तो हम्म। ये कोड रीडेबिलिटी में जो है इनहेरिटेंस में, अब इनहेरिटेंस में मैं इतना वो एक एक पॉइंट को एलाबोरेट नहीं करूंगा कि भाई इसमें इनकैप्सुलेशन है, इसमें ये है, इसमें वो, सब आपको पता होगा वैसे। तो हम्म। मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा था इसमें कि आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही ऊप तो साथ चलती है। ऊप में ऊप का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। तो उसमें अगर आपने उस चीज को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो ऊप ऊप को तो आप वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम्म। अगर साथ वाला आपके छुट्टी वाले दिन साथ वाला बंदा आपका कोड पे काम कर रहा है, तो वो जो है आपको दुआएं देगा अगर आपने रीडेबल कोड लिखा है तो। ये भी है। ठीक हो गया अदर साहब। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल जूनियर्स के लिए भी ऐसी पॉइंट्स ऐड कर लूँ, क्योंकि ये एक हायर लेवल पॉइंट्स हो गई जो अभी आपने बताई। इनमें मैं कुछ चीज़ें इस तरह भी, जैसे रीडेबिलिटी की आपने बात की है, यूजेबिलिटी की आपने बात की, तो जैसे लेट्स से कि एक क्लास है ऊपर बनी हुई है और मिड में भी एक क्लास बनी हुई है जो ऊपर वाले को एक्सटेंड कर रही है। अब मुझे कुछ और बनाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस क्लास के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें भी चाहिए जो ऑलरेडी ए क्लास के अंदर हैं, या कुछ बी क्लास वाली भी चाहिए। तो जब मैं बी क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वो बी क्लास की लिंक्स जो हैं जहाँ तक जाके मिलती हैं, ए जेड एक्स वाई जेड, जो भी ऊपर उसके क्लासेस हैं, तो वो
यूजेबिलिटी तो मेरे पास आ गई ऑलरेडी कि मैं बिल्कुल लास्ट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं ऊपर से किसी भी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट भी मेरा एक ही बन रहा होगा जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और मैं उसको उसके इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए वो सारी चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा कोई और चीज़ भी होगी, जैसे एक एडिशन का मेथड है, तो अगर मैं उस एडिशन के मेथड को थोड़ा अच्छा करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट उस मेथड को ओवरराइड कर दूंगा अपने पास। सो दैट मीन्स के इसमें बहुत अच्छी हमें जो है यूँ समझ लें कि कोड के हवाले से या कोड की रीयूजेबिलिटी के हवाले से भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलता है, और इंटरव्यू के हवाले से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेथड ओवर राइडिंग के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो या ये एक बहुत ही अहम पिलर है जो आप जब भी किसी से क्वेश्चन भी कर रहे होंगे ना कि व्हाट आर द 4 इम्पोर्टेंट ऊप्स पिलर्स, तो वो स्टार्ट ही इनहेरिटेंस से करता है। सो आई गेस कि अगर इनहेरिटेंस है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म भी करवा देता है, वो बाकी पिलर्स पे भी काम कर रहा होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गई, तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट पे काम करोगे तो जाहिर है उसको भी आप एक्सटेंड करोगे, वहां भी इनहेरिटेंस आ गई। जब आप इंटरफेसेस पे काम कर रहे होंगे तो वहां भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होगे, वहां भी आपकी इंटरफेस काम आ जाती है, सॉरी या इनहेरिटेंस काम आ जाती है। सो दैट मीन्स के इनहेरिटेंस अगर है तो वो उसके बाकी पिलर्स भी हैं, अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो आई गेस के ऊप नहीं है। और ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है जिसको इतना मुश्किल समझा भी जाता है और घुमा फिरा के पूछा भी जाता है। वो कैसे? मेथड हाइडिंग क्या हो गई, मेथड ओवर राइडिंग क्या हो गई, और पेरेंट के ऑब्जेक्ट से हम कैसे कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम कैसे चीज़ें कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। सो लाइक या इट डिपेंड्स कि इंटरव्यू में हमेशा ये किया जाता है कि कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल लाइफ में जैसे आप बात कर रहे हो, मेन जो उसका मकसद होता है कि आप रीयूजेबिलिटी को ही वो करते हो, कि फोकस करते हो कि रीयूजेबल होना चाहिए कोड, और ओवर राइडिंग के साथ कॉन्सेप्ट आप मिला के अपनी चीज़ों को अपडेट भी कर रहे होते हैं। या ओके, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल। ठीक है सर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस मीटिंग को हम यहीं पे ही डिस्कनेक्ट करते हैं फॉर द पार्ट 1, और पार्ट 2 में भी हम आपके लिए कुछ इस तरह के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले आएंगे, मतलब कि एक 4 इयर्स के बंदे से जो सवालात किए जाएं, वी विल नॉट आस्क यू कि व्हाट इज जावा, लाइक इस तरह के नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम, जैसे हमने आज कुछ टॉपिक्स जो है प्रैक्टिकली कवर किए, जेवीएम, उसके अलावा जो है इनहेरिटेंस को जैसे कवर किया, ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग को जैसे कवर किया, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालात के साथ हम आपके साथ नेक्स्ट कॉल में भी आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बहुत जल्दी, और इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम।